नमस्कार। आइए आज हम रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो रीजनल डेवलपमेंट और प्लानिंग मतलब प्रादेशिक विकास व नियोजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम रीजन को समझेंगे कि रीजन क्या होता है, फिर हम उसके प्लानिंग को समझेंगे और डेवलपमेंट को करेंगे। ये सभी एक क्रम में है। तो रीजन कहने का अर्थ हुआ है कि होमोजीनियस एरिया कहते हैं, समरूप कहते हैं, क्षेत्र को हम रीजन कहते हैं, शॉर्ट लाइन में कहें तो। ये और अच्छे से व्याख्या करते हैं कि एक रीजन इज एन एरिया, एक एरिया होता है ऑफ द लैंड, लैंड का एक एरिया होता है रीजन, दैट हैज द कॉमन फीचर, जिसमें कहते हैं समान विशेषताएं या कहते हैं कि होमोजिनिटी, समरूपता पाई जाती हैं, जो इट इज द डिफरेंट टू द अदर, जो दूसरों से भिन्न होती हैं। तो एक प्रदेश भूमिका मतलब एक प्रदेश भूमि मतलब लैंड का एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जिसमें समान विशेषताएं, कॉमन फीचर या समरूपता पाई जाती हैं, जो इसे अन्य क्षेत्रों से भिन्न या कहते हैं डिफरेंट अलग करती है। इसी और अच्छे से लिख सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रीजन होता है, प्रदेश वह क्षेत्र होता है, मतलब वह एरिया होता है जिसमें किसी भौगोलिक तत्व अथवा तत्व समूह की समरूपता, होमोजिनिटी पाई जाती है, जो अन्य प्रदेशों की स्पष्टता भिन्न करती हो, अलग करती हो। इसी और अच्छे क्लियर करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा पूरा भारत है, ठीक है, मैं नक्शा नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, पूरा भारत है और इस तरफ आपका हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, और उसके बाद आपका गैंगेटिक प्लेन है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ठीक है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है आपका, ओके, आईजीपी। तो ये जो आपका गंगा प्लेन है, ये आपका गंगा प्लेन और हिमालय रीजन, तो ये जो रीजन है हिमालय का रीजन और ये जो गंगा प्लेन है, तो हिमालय का जो होमोजिनिटी पाई जाती है, जो समरूपता पाई जाती है, क्या वो गंगा प्लेन में पाई जाती है? नहीं पाई जाती। तो हिमालय का रीजन गंगा प्लेन को अलग करता है। उसी प्रकार से जो गंगा प्लेन में मतलब की होमोजिनिटी पाई जाती है, वो हिमालय में नहीं पाई जाएगी। ऐसा समझिए कि हिमालय में जो कृषि की जाती है वह गंगा प्लेन में नहीं की जाती होगी, क्योंकि गंगा प्लेन की जो कृषि होगी, एग्रीकल्चर होगी, वो अलग तरीके की होगी और हिमालय की एग्रीकल्चर अलग तरीके की होगी। हिमालय में जो पेड़ पौधे पाए जाते होंगे वह क्या कहते हैं कि गंगा प्लेन में वो नहीं पाए जाते हैं, जो कि एक डिफरेंशियल आ रहा था, मतलब कि अलग करता है, भिन्न करता है दोनों क्षेत्रों को, ठीक है। यही चीजें हैं कहने का। तो हिमालय की जो क्लाइमेट होगी वो गंगा प्लेन की क्लाइमेट से थोड़ा डिफरेंस होगी। तो रीजन उसी को कहते हैं कि पूरे एरिया में जो क्या कहते हैं कि डिफरेंस हो, मतलब कि होमोजिनिटी पाई जाए जो इन दोनों को अलग करते हो, तो यही रीजन है। तो रीजन की परिभाषा है कि रीजन इज एन एरिया ऑफ लैंड, जो एरिया ऑफ लैंड था पूरा भारत मान लीजिए, दैट है द कॉमन फीचर, उसमें एक कॉमन फीचर या होमोजिनिटी पाई जाए, जैसे हिमालय का और आपका हो गया गंगे प्लेन, ठीक है। होमोजिनिटी जो क्या कहते हैं समान विशेषता, समरूपता पाई जाती है, जो इसे डिफरेंट करती है अलग क्षेत्रों के, ठीक है। अब हम रीजनल प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने रीजन देखा, उस रीजन में हम क्या कहते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि हम गंगा का प्लेन देखा, तो वहाँ पे जो फर्टिलाइज सॉइल पा रहा है वो अवेलेबल रिसोर्सेज है। वहाँ पे जो वाटर पाए जा रहे हैं वह सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, तो अवेलेबल रिसोर्सेज, उनका विवेकपूर्ण क्या कहते हैं कि प्रूडेंट प्लानिंग करके, विवेकपूर्ण योजना बनाकर प्लानिंग करके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, उसी को क्या कहते हैं प्लानिंग, उसका प्लानिंग बनाना, तो इसी को रीजनल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। जब हम उसका प्लानिंग बना के एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, उसको लागू कर देते हैं, तो इसे हम रीजनल डेवलपमेंट कहते हैं, प्रादेशिक विकास कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया कि रीजन क्या है, रीजनल प्लानिंग क्या है और रीजनल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। तो रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल प्लानिंग को जब हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं तो रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। इसी प्रकार के हम हर रीजन का बांट के रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस। जो ये पूरी प्लानिंग बनती है उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के पहले बेंटन मैकॉय की एक स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा पीवाईक्यू में पूछा हुआ था। उन्होंने कहा था जो भी एक्शन हम लेते हैं किसी भी रीजन में, हम जो भी एक्शन लेते हैं वह सर्वप्रथम मतलब कि फर्स्टली मानव मस्तिष्क मतलब ह्यूमन के माइंड में आता है। जो भी हम सोचते हैं कि हम ये कार्य करेंगे तो मेरे माइंड में पहले आएगा ना, क्योंकि मस्तिष्क ही सभी विचारों की उपज है। माइंड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थॉट, जितने भी थॉट मेरे आ रहे हैं विचार में, वही सभी मस्तिष्क में ही आते हैं। तो जो भी हम एक्शन ले रहे हैं धरातल पर, जो भी हम कार्य करने जाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे, तो हमारे मस्तिष्क में आएंगे, ठीक है। कहने का अर्थ है कि समझिए, देखिए गंगा का प्लेन है, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि हाई उसकी हम तो इसमें ये गंगा का प्लेन है, मान लीजिए यहाँ पे फर्टिलाइज सॉइल पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं इसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं, यहाँ पे जो क्या कहते हैं उत्पादन होता है फूड में, उसका प्रोडक्शन बढ़ाएं। तो क्या कहते हैं हमारे प्लानिंग हमें देखना पड़ेगा ना, हम उसके प्लानिंग बनाते हैं, यही चीज़ है इसमें। तो मेरे मस्तिष्क में आएगा वहाँ पे फर्टिलाइज सॉइल के बारे में, ये पूरे प्रोसेस समझिए क्लियर हो जाएगा। तो प्लानिंग प्रोसेस में 4 स्टेप हैं। पहला है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब कि जो दिखाई दे, जो प्रत्यक्षीकरण है। तो परसेप्शन क्या था, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशियल कंडीशन आर प्रोजेक्ट टू क्रिएट, मतलब किस प्रकार की स्थानिक परिस्थितियां हैं उसका निर्माण करने की हम परियोजना बनाएंगे। प्रक्षेपण मतलब प्रत्यक्षीकरण, जो दिखाई दे रहा हो। जैसे कि गंगा का प्लेन है, तो गंगा का प्लेन दिखाई दे रहा है, वो फर्टाइल सॉइल पाया जाता है, वहाँ पे इरिगेशन है, तो दिखाई दे रहा है। तो हम जहाँ पे प्लानिंग करेंगे तो पहला स्टेप होगा प्रक्षेपण, वो जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम स्थानिक परिस्थितियों के हिसाब से परियोजना निर्माण करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है रिविलेशन। रिविलेशन मतलब प्रकटीकरण। प्रकटीकरण मतलब अब हम वहाँ के जो कहते प्रकृति मतलब खुलासा करना, उसके बारे में हम खुलासा करेंगे। प्रकृति में जो उपलब्ध संभावनाएं हैं या सीमाएं हैं उनका डिस्क्लोज करना, उसका भेद खोलना। जो वहाँ फर्टाइल सॉइल है उसको हम खोजेंगे, उसका मतलब
की खोज निकालेंगे, उसको मतलब भेद निकालेंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि इसमें जो है उपजाऊपन अच्छा खाका है, इसको हम खोजेंगे। ठीक है, तो प्रकटीकरण, खुलासा करना, रिविलेशन। फिर आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब उसका प्लानिंग करना। जब हम उसका खुलासा कर लेंगे कि फर्टाइल सॉइल है, अच्छा उत्पादन देगा, तो अब हम उसका परियोजना बनाएंगे। ठीक है, प्लानिंग बनाएंगे। उसकी हम कहते हैं फिजिकल डिजाइन बनाएंगे, परियोजना की भौतिक रूपरेखा, फिजिकल डिजाइन तैयार करेंगे प्लानिंग बनाकर कि इसमें हम हाई यील्डिंग वैरायटी अगर सीड डालें, इसमें हम मतलब कि जो सॉइल है उसमें जो कमी है उसका खुलासा कर दिया ना, वेद खोल दिया डिस्क्लोजर में। तो उसमें जो कमी है कि इसमें पोटेशियम कम पाया जा रहा है, फिर आपका नाइट्रोजन कम पाया जा रहा है, तो इसमें क्या कहते हैं कि इतना हम फर्टिलाइजर डालेंगे। ठीक है, इसका हम फिर प्लानिंग बनाएंगे, फिजिकल डिजाइन। फिर उसे हम लागू कर देंगे धरातल पे। एक्सक्यूशन मतलब कि कार्यान्वयन करना। एक्सक्यूशन मतलब कार्यान्वयन मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति के हेतु रणनीतियां तैयार करना व उन्हें क्रियान्वित करना, मतलब कि उसे लागू करना। क्रियान्वित करना मतलब लागू करना। प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करना उस स्ट्रेटजी को जो आपने फिजिकल डिजाइन स्ट्रेटजी बनाई हुई है। तो ये बात आपकी हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जो मैं प्लानिंग बना रहा हूँ कितने मतलब कि रीजनल प्लानिंग होता है, कितने प्रकार के होते हैं, नियोजन के प्रकार। तो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मतलब अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन नियोजन। कहने का मतलब शॉर्ट टर्म मतलब ऐसे समझिएगा, देखिए कहीं बाढ़ आ रहा है, सूखा फ्लड आ गया, तो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना, सूखा ड्राफ्ट आ गया, फिर कहीं आग लग गई, तो शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, उस पर हम प्लानिंग बनाते हैं। कहीं बाढ़ आता है तो उसके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है, 30 से 35 साल के लिए, जैसे कि शिक्षा नीति आई, जैसे नई शिक्षा नीति आई ना, न्यू मतलब एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर स्वास्थ्य हेल्थ के रिलेटेड, फिर सिंचाई व्यवस्था से संबंधित। ठीक, जो हमारी कहते हैं कि लंबे समय के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है तो लंबे समय के लिए है, तो एसडीजी वाला। ठीक है, इसी प्रकार के अब सेकंड आते हैं प्लानिंग में, सेक्टोरल प्लानिंग। सेक्टोरल मतलब खंडी, सेक्टर में क्या करके आप प्लानिंग को बनाना। आर्थिक तंत्र के विभिन्न खंड, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, इसका अलग अलग विकास किया जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि इसमें हम कोई एक रीजन है, मान लीजिए कोई एक रीजन, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ले लेंगे, उस पर हम डेवलपमेंट करेंगे, या फिर हम उसमें इंडस्ट्री सेक्टर को ले लेंगे, उसमें डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, प्लानिंग बना के उसमें डेवलपमेंट करेंगे। ट्रांसपोर्ट है तो उसमें हम प्लानिंग बनाकर डेवलपमेंट करेंगे। अब इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई रीजन है, इसमें एग्रीकल्चर रीजन को मैंने ले लिया, कोई क्षेत्र है, हाँ, उस एरिया में एग्रीकल्चर रीजन को मैंने लेकर डेवलपमेंट किया, या फिर क्या कहते हैं कुछ और रीजन इरिगेशन के लेकर मैंने उसके डेवलपमेंट किया, फिर या कम्युनिकेशन के लेकर मैंने डेवलपमेंट किया। तो ये आपकी हुई सेक्टोरल प्लानिंग। अब आते हैं यूटिलिटियन या फिर पर्पयोजिव प्लानिंग। फिर मतलब उपयोगी करके, या फिर पर्पयोजिव मतलब कि आपका जो पर्पज क्या है, ठीक है, उसके बारे में, आपका पर्पज क्या है उस पर हम प्लानिंग बनाते हैं, मतलब उद्देश्य की स्पेसिफिक गोल की प्राप्ति करना। तो जो आपका यूटिलिटियन या पर्पयोजिव प्लानिंग है, उसका उद्देश्य जो एम होता है वह ये होता है कि स्पेसिफिक गोल, जैसे हम लोग का क्या है, जेआरएफ लेना। ठीक है, जेआरएफ लेना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना, तो क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक गोल आपकी उसकी प्राप्ति करना। तो ऐसे समझ लीजिए कि देखिए कोई गंदी बस्ती है, स्लम एरिया है, उसमें सुधार करना या उसका प्रबंधन करना, तो ये क्या है, स्पेसिफिक गोल आप लेकर उस रीजन में आप प्लानिंग बनाएंगे। ठीक है, या फिर कोई बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक है, फ्लड कंट्रोल के लिए। आगे बढ़ते हैं हम इसी प्रकार से कंप्रेसिव प्लानिंग। कंप्रेसिव के भी संबंध में आता है कि व्यापक, ठीक है, एक व्यापक कहते हैं नियोजन करना बड़े लेवल पर। ठीक है, लार्ज ब्रॉड एरिया पर। तो इसमें कहा जाता है कि एक क्रिया से संबंधित सभी पहलुओं और तत्वों के समन्वित नियोजन कोऑर्डिनेट प्लानिंग हेतु हम इसमें करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लानिंग मतलब देखिए समझिए, एग्जाम्पल के लिए एनर्जी सप्लाई प्लानिंग क्या है, एक कहते हैं कि एक क्रिया है, एक क्रिया क्या है, एनर्जी सप्लाई, और इसके द्वारा जितने भी समन्वित नियोजन है उसके आ जाएंगे। जैसे हमें एनर्जी सप्लाई है तो कोयला से हम एनर्जी का उत्पादन करें तो ऊर्जा के उत्पादन वाले क्षेत्र को देखेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हम पहुंचाएंगे, फिर आपूर्ति सप्लाई देखेंगे। तो एनर्जी सप्लाई प्लानिंग में बहुत चीजें आ जाती हैं। तो कोऑर्डिनेट प्लानिंग इसे कहा जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कि एक क्रिया से संबंधित, एक क्रिया एनर्जी सप्लाई प्लानिंग से संबंधित सभी पहलुओं या तत्वों के समन्वित नियोजन को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव प्लानिंग कहते हैं, जो कि व्यापक नियोजन कहा जाता है। इसी प्रकार से इसी प्लानिंग में मतलब कि टाइप्स ऑफ रीजनल प्लानिंग में कुछ और भी पार्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिकली सोशली डेवलपमेंट प्लानिंग, मतलब इकोनॉमिकली सोशली आप डेवलपमेंट करें किसी रीजन में, तो ये आपका हो जाएगा। फिर इसी में आता है आपका कि इम्परेटिव या इंडिकेटिव प्लानिंग, मतलब कि कर्तव्य विधायक या निर्देशात्मक। तो इम्परेटिव में कहा जाता है, इम्परेटिव मतलब क्या होता है, लोगों के प्रति जो दायित्व है, जो हमारा कर्तव्य है, उससे होता है कर्तव्य विधायक। और निर्देशात्मक में होता है कि एक व्यक्ति के निर्देश के अनुसार कार्य या पालन करना। ठीक है, इसको हम रीजन में डाल के करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, उसी प्रकार से नॉर्मेटिव या फिर कहते हैं सिस्टमेटिक प्लानिंग होता है, तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियम के तहत नियोजन बनाने, एक क्रम से चलने की बात की जाती है। फिर इसी प्रकार से आपका सेक्टोरल था, हाँ सेक्टोरल हो गया, सिंगल लेवल या मल्टी लेवल प्लानिंग होता है, एक क्षेत्र एक लेवल पे या मल्टी लेवल पे। फिर उसी प्रकार से आपका डिडक्टिव या इंडक्टिव मेथड होता है। डिडक्टिव मतलब डीजीपी जनरल टू पार्टिकुलर चलते हैं जो हम प्लानिंग बनाते हैं। इंडक्टिव में हम इन्वेंशन करते हैं प्लानिंग में।
ये हुए टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है, मेन चीज़। अब आगे बढ़ते हैं, रीजनल प्लानिंग टेक्निक को समझने करते हैं। कहने का अर्थ हुआ जो हम प्लानिंग बनाए वो कौन कौन सी टेक्निक है। तो दो टेक्निक होती है जो कि ब्रॉड लेवल पर क्या कहते हैं कि इसे लिया जाता है, बड़े स्तर पर, ठीक है। तो एनालिटिक टेक्निक है, मतलब विश्लेषणात्मक। इसमें क्या है, यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल मेथड। इसमें हम यूज करते हैं एनालिसिस करना, एनालिटिक मतलब एनालिसिस करना, और लॉजिकल मेथड का यूज करते हैं। देखिए फोरकास्टिंग पता लगाना, इंडस्ट्रियल लोकेशन एनालिसिस जो हम लोग कभी पढ़े हुए थे, इकोनॉमिक बेस एनालिसिस, इनपुट आउटपुट एनालिसिस, जितना आपने दिया उतना पाया, ठीक है, इनपुट आउटपुट। सोशल एरिया एनालिसिस हुआ, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र कहते हैं विश्लेषण। और दूसरा आता है ब्रॉड लेवल पे प्रोसीड्यूरल टेक्निक। प्रोसीड्यूरल मतलब प्रक्रियात्मक कहते हैं टेक्निक को इस्तेमाल करना, जैसे कंपेरेटिव कॉस्ट एनालिसिस, थ्रेशोल्ड एनालिसिस, मतलब अंतिम सीमा जो आखिरी सीमा होता है थ्रेशोल्ड एनालिसिस करना, कॉस्ट बेनिफिट, इसमें कॉस्ट पे हम फोकस मारते हैं कि हमें बेनिफिट मिले, उसका विश्लेषण करना, गोल अचीवमेंट मैट्रिक्स, ये सब आपके आ जाएंगे प्रोसीड्यूरल टेक्निक के आधार। ठीक, तो ये रीजनल प्लानिंग टेक्निक था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि 1965 में अशोक मित्रा ने इंडिया को डिवाइड किया था माइक्रो मैक्रो प्लानिंग में ही। तो 7 माइक्रो, 24 मैक्रो, 64 मैक्रो रीजन में। और 1971 में एस एल भट्ट ने 3 ट्रायर रीजनल सिस्टम के बेस पर कहते हैं 5 मैक्रो, 11 मैक्रो और 52 माइक्रो रीजन में बांटा था स्मॉल स्केल पर। ये उसी तरह है जैसे अभी अगली बार हम प्लानिंग में जब पढ़ रहे थे ना कि प्लानिंग प्रदेश में, उसी में मैंने बताया था कि देखिए कि आपके डॉक्टर पीएन गुप्ता सदायुग ने 7 माइक्रो 52 मैक्रो रीजन बांटा था, आरपी मिश्रा के विश्वंदरम बिजय प्रकाश ने 30 माइक्रो 36 मैक्रो रीजन में बांटा था, और प्लानिंग कमीशन ने 15 मैक्रो क्लाइमेटिक रीजन में बांटा था इंडिया को। उसी प्रकार के 2 पॉइंट ये भी थे, इसको मैंने लिख दिया। तो अभी तो मैंने टाइप्स ऑफ प्लानिंग पढ़ा, अब हम टाइप्स ऑफ रीजन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। टाइप्स ऑफ रीजन क्या होता है, तो टाइप्स ऑफ रीजन जो है, तो रीजन को कहते हैं प्रदेश को बांटा जाता है जेनेटिक रीजन या स्पेसिफिक रीजन। जेनेटिक मतलब जेनेरिक प्रदेश, स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट प्रदेश, ठीक है, जो कि डडले स्टाम का ही कहते हैं ब्रिटिश थे, उन्होंने एक एक करके बांटा था। जिसमें जानते हैं स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जेनेरिक है, ठीक है। तो जेनेरिक में फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समरूप प्रदेश और फंक्शनल रीजन, ठीक है, कार्यात्मक रीजन। इसी फॉर्मल में कहते हैं वन रीजन को सेकंड रीजन को एक करके मतलब एक क्षेत्रीय द्वि क्षेत्रीय लेके बांटा जाता है। उसी में कंपेज शब्द देते हैं डॉक्टर विटलेखी जी, डी विटलेखी जी 1956 में, ठीक है। तो कंपेज जो रीजन है वो कॉन्सेप्ट गिवन बाय द डी विटलेखी 1956 में। तो टाइप्स ऑफ रीजन में सबसे पहले हम होमोजीनियस रीजन या क्या कहते हैं यूनिफॉर्म या फॉर्मल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है कि जिस प्रदेश मतलब जिस रीजन में किसी तत्व एलिमेंट की जो विशेषता है वह समान रूप से पाई जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं होमोजीनियस रीजन या क्या कहते हैं कि फॉर्मल रीजन या यूनिफॉर्म रीजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समरूप तत्व की जैसे भूमि उपयोग, जनसांख्यिकी, यातायात, ऐसे कहते हैं समान जो कहते हैं। देखिए लैंड यूज कैरेक्टरिस्टिक्स है तो भूमि उपयोग के प्रकार, वन कृषि, ऐसे करके इन्होंने डेमोग्राफिक है तो उसमें जनसंख्या का वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, तो ये चीजें हैं। इसे और अच्छे समझते हैं, जिस रीजन में किसी तत्व या फिर क्या कहते हैं एलिमेंट का एक तत्व हो या अनेक तत्व की जो विशेषता समरूपता पाई जाती है, यूनिफॉर्मिलिटी पाई जाती है, वह हर जगह जो मतलब पाई जाती है उसी को हम समरूप प्रदेश कहते हैं, ठीक है, उसी को हम समरूप प्रदेश कहते हैं। तो फॉर्मल या यूनिफॉर्मल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम होमोजीनियस भी कहा जाता है, समरूप प्रदेश। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे फिजिकल रीजन हुआ, नेचुरल रीजन हुआ, इकोनॉमिक रीजन हुआ। तो फिजिकल रीजन में जो भौतिक प्रदेश है तुम्हें रिलीफ हुआ, टोपोग्राफी हुई, उच्चावच हुआ, उसका स्थलाकृतियां हो गई, ठीक है। नेचुरल रीजन में उसका क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, तो नेचुरल रीजन में आ जाएगा आपका, ठीक। तो वही कहने का अर्थ हुआ कि जब हम ये मेनी एलिमेंट है, जैसे फिजिकल में हम कई आ जाएंगे, रिलीफ आ जाएगा, टोपोग्राफी आ जाएगा, ठीक है, नेचुरल, तो ये मेनी एलिमेंट इसमें दर्शाते हैं। वन एलिमेंट में अगर देखें जैसे क्लाइमेटिक रीजन है तो उसमें सिर्फ क्लाइमेट से रिलेटेड रहेगा, सॉइल रीजन है तो उसमें सॉइल का रीजन रहेगा, ठीक है, सॉइल के रीजन क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी मिलेगी आपको, वेजिटेशन के रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। तो ये क्या कहते हैं फॉर्मल या यूनिफॉर्मल रीजन होता है जो समरूपता पाई जाती है किसी प्रदेश में किसी तत्व की विशेषता मतलब समरूप रूप से यूनिफॉर्मली पाई जाए, उसी को हम यूनिफॉर्मल या फॉर्मल रीजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम फंक्शनल या नोडल रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शनल या नोडल, फंक्शनल मतलब समझ में आ रहा है कार्यात्मक, जो कार्यों के आधार पर हो, जो फंक्शनल हो, जैसे कि आप शहरों में देखेंगे तो सेकेंडरी टर्शरी जो कार्यात्मक विशेष सेक्टर है वैसे समझिएगा। नोडल नीचे मतलब संकेंद्रीय, जैसे कि पोलराइज होना, इसी को हम हेट्रोजीनियस कहा जाता है। फॉर्मल को होमोजीनियस कहते हैं लेकिन इसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। कारण ये होता है, आप ऐसे समझिए, जैसे नोडल रीजन को दिल्ली पीवा की पूछा था कि नोडल रीजन निम्न से कौन सा, तो दिल्ली है, ठीक है। तो ये किसी सेवा केंद्र या सर्विस सेंटर या क्या कहते हैं सिटी के चतुर्दिक चारों तरफ संबंधित क्षेत्र को हम नोडल रीजन या फंक्शनल रीजन कहते हैं। देखिए कोई सिटी रीजन हो गया, कोई मार्केट रीजन हुआ, तो उसके आसपास जो एरिया रहता है उसी को हम फंक्शनल या नोडल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं, मेट्रोपॉलिटन रीजन महानगरीय प्रदेश, एक नगरीय केंद्र या उसके चारों तरफ या उसकी परिधि क्षेत्र फेरी एरिया को हम मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं। तो नोडल रीजन किसी नगर के चतुर्दिक चारों तरफ संबंधित क्षेत्र को सेकेंडरी प्रदेश या नोडल रीजन कहते हैं। सेकेंडरी प्रदेशों का वो जो वर्गीकरण हुआ तत्वों मतलब एलिमेंट अथवा स्थानों के इंटरकनेक्शन के आधार पर किया जाता है, ठीक है। रॉबिन्सन और हार्टसोन ने इसी नोडल रीजन को फंक्शनल रीजन कहा था।
फिर ये नोडल रीजन को दो भागों में बांटता है। आगे बढ़ते हैं, नोडल रीजन को दो भागों में समझने की कोशिश करते हैं। पहला है मेट्रोपॉलिटन रीजन या एक्सी रीजन। मेट्रोपॉलिटन रीजन देखिए आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, महानगरीय प्रदेश। तो ये एक नगरीय केंद्र है, ठीक है, वो नगरीय केंद्र है जिसके चारों तरफ उसकी परिधि क्षेत्र मतलब पेरीफेरी एरिया जैसे एनसीआर हो गया, तो वह उसके जुड़ा हुआ है, संबंधित क्षेत्र हो गया, ठीक है। देखिए मेट्रोपॉलिटन रीजन मतलब कि क्या कहते हैं कि वो नगरीय कोर में है ना, नोडल रीजन है। एक कहते हैं पोलराइजेशन, वहाँ पे पोलराइजेशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे कैपिटल का पोलराइजेशन होना एक करके है। फिर अच्छी प्रदेश क्या होता है, जो आपका एक्सियल रीजन होता है। एक्सियल रीजन होता है यातायात अथवा सिंचाई तंत्र के सहारे जो विकसित होते हैं, देखिए नदियों के किनारे जो क्या कहते हैं रीजन विकसित हो जाए, या क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट रेलवे के किनारे जो रीजन विकसित हो जाए, ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं अच्छी प्रदेश। तो एक्सियल रीजन अच्छी प्रदेश जो ट्रांसपोर्ट और सिंचाई इरीगेशन तंत्र नदियों के किनारे सहारे विकसित होते हैं। एक बार पीवाईक्यू पूछा था कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट लाइन होते हैं या फिर क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लाइन या फिर इरिगेशन चैनल, जो इरिगेशन चैनल उसके साथ जो विकसित क्षेत्र होते हैं, जो रीजन होते हैं, विकसित क्षेत्र जो विकसित प्रदेश होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो इसको हम एक्सियल रीजन कहते हैं, अच्छी प्रदेश कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए मुगल सराय है, वर्तमान पंडित दीनदयाल है, तो रेलवे स्टेशन के आसपास जो रीजन विकसित हो रहा है उसी को हम कहते हैं एक्सियल रीजन। रीजनल डिस्पैरिटी को समझते हैं। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस कहने का मतलब वो प्रादेशिक असमानताएं जो पाई जाती हैं वो हमें समझाने के। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब कहीं पे क्या कहते हैं रिसोर्सेज कमी है, जैसे जापान के पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और वहीं पर जापान के पास रिसोर्सेज है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लैक ऑफ रिसोर्सेज कहाँ जाएगा, जापान में, ठीक है। वहीं पर अगर हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में झारखंड के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो यही है लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी डिस्पैरिटी होती है, एक रीजन का दूसरे रीजन में जो डिस्पैरिटी पाई जा रही है इसी को रीजनल इम्बैलेंस कहते हैं। फिर अगर मान लीजिए लार्ज पॉपुलेशन है तो लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, तो वो पॉवर्टी को भी करेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, इनइक्वालिटी इन सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहने का अर्थ हुआ असमानता जो पाई जा रही है क्या कहते हैं सोशली और इकोनॉमिकली। देखिए कि आप समझिए बिहार जो है वो कहते हैं इकोनॉमिकली वीक है, वहीं पे आपका जो दिल्ली है और सभी रीजन है वो क्या कहते हैं इकोनॉमिकली, पंजाब का रीजन है स्ट्रांग है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम अच्छा खासा है, तो सोशली भी प्रभावित करती है। कोई जो बड़े कास्ट के होते हैं वो अच्छे पैसे कमाते हैं, जो छोटे कास्ट के होते हैं कम रहते हैं। ये इनइक्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी रीजनल डिस्पैरिटी डालती है। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात आदि जो स्टेट हैं वे राज्य जीडीपी, जिनकी जीडीपी जो यूरोपीय देश जो यूरोपियन कंट्री उनके बराबर होती है या उनसे ज़्यादा होती है। वहीं इसके अलावा जो दूसरी है जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, झारखंड, उड़ीसा हो गया, इन राज्यों की जो जीडीपी है वो अफ्रीकन देशों के बराबर या उनसे भी कम पाई जाती है। तो ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसका मेथड कौन सा है मेजरमेंट करने का, तो इसमें कई मेथड यूज किया जाता है, जैसे रैंक समेशन मेथड है, ठीक है। ये पहले इसमें क्या करता है कि पहले हम रैंक में डिवाइड कर देते हैं सबका, फिर उस रैंक का एवरेज जैसे 1 2 3 रैंक में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये 1 रैंक में आ रहा है 2 रैंक में, फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं सभी रैंक का, फिर टोटल जितने रैंक है उसका अपान में 4 कर देते हैं, मतलब कि उतना एवरेज जितने जैसे 4 हैं तो 4 में अपान कर दिए, तो एक एवरेज निकाला जाता है। तो यही रैंक क्या कहते हैं रैंक समेशन, उसको जोड़कर एवरेज निकाल दिया जाता है। तो ये आपका ये जो एक बार की मीन की वैल्यू आ रही है वही रैंक समेशन मेथड में आता है। उसी प्रकार के क्वार्टाइल इंडेक्स है। फिर आगे बढ़ते हैं आपका एग्रीगेशन ऑफ रिलेशन स्कोर मेथड, जिसे हम जेड स्कोर भी कहते हैं, जेड स्कोर मेथड भी कहा जाता है। तो जेड स्कोर मेथड इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स बार अपान कहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो एक्स हो गया बेसिक वैल्यू, जो बेसिक वैल्यू होगी, एक्स बार हो गया मीन, और जो समेशन हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेंज कैटेगराइज मेथड है, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेथड, जो कि एसडीआई जो भारत मतलब कि हर साल आती रहती है ना यूएनडीपी द्वारा। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिटरेसी 3 क्या कहते हैं डायमेंशन है इसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा कितनी है, लिटरेसी मतलब वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, फिर उसका पर कैपिटल इनकम कैसा है, ठीक है, वहाँ पे उसके लाइफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्लियर करते हैं, पर कैपिटल इनकम अच्छा रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसे हम निकालते हैं अंडर रूट में 3 करके लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, फिर उसका एजुकेशन इंडेक्स, फिर आपका पर कैपिटल इनकम वाला इंडेक्स, ठीक है, इसका अंडर रूट में करके निकालते हैं तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है। तो भारत इसमें देखिए भारत क्या है 132 रैंक में है वर्तमान में, ठीक है। फिर डिप्रेटिव इंडेक्स आता है, डिप्रेटिव इंडेक्स बात आता है प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड, ये फैक्टर एनालिसिस से संबंधित है, फैक्टर एनालिसिस से संबंधित है।